दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल की आज शाम नई दिल्ली में पहली बैठक होने की संभावना। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। उपराज्यपाल ने पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और मौसम विभाग का गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह राशि किसानों को 2-2 हजार रूपये की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है और उनके बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले कल श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्धविकसित और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल हुए। प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पोस्ट में भी बधाई संदेश मिल रहे हैं। एक संदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा दोनों देशों के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने कहा कि वे अपने संबंधों का विस्तार जारी रखने और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। उधर स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। इधर युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी के मुसेवेनी ने कहा कि अफ्रीका के लोग भारतीयों के साथ समान आकांक्षाएं और लक्ष्य साझा करते हैं। दोनों देश अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि श्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि, महिला नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार के स्रोत के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इस बीच नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम होने की संभावना है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में होगा। श्री तमांग दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोनीत प्रेम सिंह तमांग को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्य की राजधानी गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आज दोपहर 4 बजे श्री तमांग के साथ उनके मंत्री परिषद का भी शपथ ग्रहण होगा। राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य श्री तमांग और उनके मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एक अनूठी शैली में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थनाओं का गायन, ईसाई गायक समूह द्वारा भजन गायन और संस्कृत महाविद्यालय द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ राज्य की शांति, समृद्धि, खुशी और कल्याण के लिए वैदिक मंत्रोच्चार भी आज के शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य विशेषता का हिस्सा होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोमचा शर्मा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को आयोजित किया जाएगा। ओडिशा में पहली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा ने विधानसभा में विधायकों के नेता के चुनाव की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उड़ीसा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के नाम पर भुवनेश्वर में गहन विचार विमर्श चल रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव आज रात या कल सुबह भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं। कल सुबह 11 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल के नेता का सर्वसम्मति से चुनाव होने की संभावना है। आज सुबह दिल्ली से लौटे ब्रजराज नगर से पार्टी के वरिष्ठ विधायक सुरेश पुजारी ने कहा कि सभी को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा का इंतजार करना चाहिए। पुजारी को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने ला सकती है। इस बीच बुधवार को भुवनेश्वर के जनता मैदान में नए मुख्यमंत्री के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में एक भव्य रोड शो कर सकते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड और 1 बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अगले महीने की 10 तारीख को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले में हुए आतंकवादी हमले को क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए अनुचित प्रयास करार दिया है। इस हमले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 33 घायल हुए हैं। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसे प्रयासों से सख्ती से निपटा जाएगा और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में जांच अभियान चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने घोषणा की कि मृतकों के निकट परिजन को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। इस बीच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का एक दल आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहुंच गया है। ये दल आतंकी हमले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर रहा है। सुरक्षा बलों ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। कटरा में शिवखोड़ी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये मानवता के प्रति बड़ा अपराध है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस हमले से गहरा दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हालात पर लगातार नजर रखने के लिए कहा है तथा घायल यात्रियों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करने को कहा।
केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मणिपुर के जिरीबाम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अग्रिम सुरक्षा दल पर कुछ अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया। ये हमला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर कोटलेन सिनम गांव के पास हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री इस दल के साथ नहीं थे। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा सरकार से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी छोड़ने के लिए बात करेंगे। आज उपराज्यपाल से बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अभी तक हिमाचल प्रदेश से भी पानी नहीं मिला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इसे देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों के मौसम में भी बदलाव दिख सकता है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर 13 जून तक पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होने की उम्मीद है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में अब तक के उच्चतम स्तर 77,000 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 386 अंकों की बढ़त के साथ 77,079 पर और निफ्टी 122 अंकों की बढ़ोतरी के साथ अपने उच्चतम स्तर 23,412 पर पहुंच गया। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात स्कॉटलैंड ने ओमान को 7 विकेट से हराया। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड ने 13 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में युगांडा की टीम 12 ओवर में 39 रन पर ऑल आउट हो गई। आज दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश के साथ खेलेगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है स्थायी भविष्य के लिए अपशिष्ट प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे सर्कुलर इकोनॉमी विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे और अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ स्वाति सिंह संब्याल। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल की आज शाम नई दिल्ली में पहली बैठक होने की संभावना। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। उपराज्यपाल ने पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और मौसम विभाग का गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।